संविधान के अनुच्छेद 142 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने एक नए विवाद को जन्म दिया। धनखड़ का यह बयान तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को अनंत काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। औपचारिक कानूनी घोषणाएं जो भी दावा करें, मगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दरअसल सरकार के मोहरे भर ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को रास नहीं आया तो सरकार ने उपराष्ट्रपति को हथियार बनाकर इस बहाने सुप्रीम कोर्ट को ही निशाने पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर हमला करते हुए धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। केंद्र में इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक फासिस्ट सरकार सत्ता में है। मेहनतकश जनता के साथ साथ बूर्जुआ डेमोक्रेसी की तमाम संस्थाएं भी इस सरकार के निशाने पर हैं। यह एक एक करके उन्हें नष्ट करना चाहती है और इस मकसद से इन तमाम संस्थाओं को जर्जर और खोखला बना रही है। बूर्जुआ डेमोक्रेसी हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रही है। पिछली सदी में हमने इसी तरह उसे दम तोड़ते देखा था। हमने देखा था कि किस तरह जर्मन नाजियों ने बूर्जुआ डेमोक्रेसी और उसकी संस्थाओं को एक एक कर जमींदोज कर दिया। नई सदी में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, मगर पहले से भी ज्यादा भद्दे रूप में। जगदीप धनखड़ के शरारतपूर्ण बयान के साथ संघी प्रचार शुरू हो गया है, जिसका दावा है कि पूरा संविधान ही कचरा है। मोदी और भागवत जैसे फासीवाद के शीर्ष नेताओं की मौन सहमति और समर्थन इस कुटिल और छद्म मुहिम के साथ है। अनुच्छेद 142 जिस पर विवाद केंद्रित है और संविधान का यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देते हैं कि वह अपने सामने लंबित किसी मामले में न्याय के उद्देश्य से कोई भी ऐसा आदेश दे सके जिसे लागू करने के लिए भारत की सभी संस्थाएं बाध्य होंगी। अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश शेष सभी अदालतों पर पहले से बाध्यकारी हैं ही, और 142 इस आलोक में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान के चैप्टर 3 के तहत अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह संसद के बनाए कानूनों तक को रद्द कर सकता है यदि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों, और इस परिप्रेक्ष्य में भी, इस संदर्भ में भी अनुच्छेद 142 और महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट हर बार नाकाम ही रही है। आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर के शर्मनाक फैसले से लेकर धारा 370 हटाए जाने और कश्मीर को मिलिट्री लॉकडाउन में रखने की प्रत्यक्षतः अवैध और दुर्भावनापूर्ण सरकारी कार्रवाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया है। इस सब के बावजूद सरकार को आपत्ति है और वे सुप्रीम कोर्ट को उन शक्तियों से भी वंचित करना चाहती है जो संविधान में उसे दी गई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस मुहिम के पीछे सरकार का उद्देश्य न्यायपालिका के पर पूरी तरह काट देना है। एनजेएसी मामले में भी सरकार ने पुरजोर तरीके से यह कोशिश की थी, मगर उस समय की परिस्थितियों में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। अब स्थिति सरकार के ज्यादा पक्ष में है, या कम से कम सरकार को ऐसा लग रहा है। हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों की नकदी के जलने पर न्यायपालिका की जबरदस्त फजीहत हुई थी। नकदी मामले में कोई जांच या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन न होने पर और भी ज्यादा छीछा लेदर हुई है न्यायपालिका की, और अफवाहों का बाजार लगातार गर्म होता गया है।
कहा जा रहा है कि नकदी कई जजों के इन्वेस्टमेंट पूल का हिस्सा थी और इन जजों के सामूहिक दबाव में, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के जज शामिल हैं, उनके सामूहिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सरकार संसद में प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा को हटा सकती थी, मगर उसने भी वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ठीक रहा सुप्रीम कोर्ट के सिर फोड़कर अपने दायित्व की तिश्री कर ली। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जब तक अनुमति नहीं देगी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। बल्कि न्यायपालिका की इस छीछा-लेदर और अवमानना का नरेंद्र मोदी सरकार ने फायदा उठाया और उसी पर फोकस किया, कोई कार्रवाई नहीं की। इस अवमानना से उत्साहित सरकार ने अपमानित न्यायपालिका पर नकेल कसने की जुगत भिड़ानी शुरू की। पूंजीवाद की समूची व्यवस्था आज बड़े संकट में घिरी है। यह संकट तमाम देशों में संवैधानिक संस्थाओं पर भी मंडरा रहा है। अमेरिका से भारत तक राज्य और सत्ता के हिस्से आधिपत्य के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। न्यायपालिका अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है और सरकार उसके ऊपर अपना आधिपत्य चाहती है। न्यायपालिका क्यों? भारत में यह संकट और भी ज्यादा गहरा है। यह फांसीवादी सरकार और संविधान और उसकी संस्थाओं के बीच अंतर्विरोध में धंसा है। एक तरफ फांसीवादी सरकार है और दूसरी तरफ संविधान और उसकी संस्थाएं हैं, और उनके बीच में जो अंतर्विरोध है, दरअसल उस अंतर्विरोध से यह संकट पैदा हो रहा है और उसी में धंसा है। हम पूंजीवाद के अत्यंत उन्नत साम्राज्यवादी दौर में रह रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। बूर्जुआजनवाद की सभी संस्थाएं इस दौर में बुरी तरह गल सड़ चुकी हैं। फांसीवाद का निवाला बनने के अलावा इन संस्थाओं के पास और कोई रास्ता शेष नहीं है। फांसीवाद के खिलाफ इन संस्थाओं के पक्ष में खड़े होना हास्यास्पद और विपथगामी नीति होगी। ये बोगस नीति अनंत भ्रमों को पैदा करेगी और फांसीवाद को सुरक्षा ही देगी। संसद से सुप्रीम कोर्ट और संविधान तक बूर्जुआजनवाद की ये गली सड़ी संस्थाएं आज मेहनतकश जनता को कुछ भी ऑफर कर पाने की स्थिति में नहीं है, उसे ये कुछ नहीं दे सकती। संविधान और इसकी तमाम संस्थाएं आज फांसीवाद के घोड़े बन चुकी हैं और जल्द ही हम इनका स्खलन देखेंगे। बल्कि ठीक से कहा जाए तो ये स्खलन हम देख रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की कि हमें भारत का जो एंशियंट जूरिस्प्रूडेंस है, उसकी जो न्याय व्यवस्था है, उससे दिशा लेनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस तरह की प्रतिगामी आवाजों की कमी नहीं है। और बूर्जुआ संविधान की तमाम संस्थाएं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उनके अंदर फांसीवाद को इस तरह की अनुगूंज मिल रही है। फांसीवाद के खिलाफ इनके पक्ष में खड़े होने की तमाम कोशिशें और तमाम आह्वान और चुनौतियां वास्तव में मूर्खतापूर्ण हैं। ऐसा करने वालों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। मेहनतकश जनता को इनसे आगे बढ़ना होगा। सड़क पर फांसीवाद के खिलाफ सीधे संघर्ष में उसे जनवाद को हासिल करना है। जनवाद के लिए संघर्ष हमारे युग में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष के हिस्से के रूप में ही चलाया जा सकता है और सफल हो सकता है, उससे इतर नहीं। प्रसारण सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मिलते रहेंगे आपसे
आपकी अनुमति से इस प्रसारण को खत्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद साथी।